वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर माह के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसको आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और नवंबर माह का कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पीडीएफ यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा नवंबर माह का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसको भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक को किस बैंक में विलय करने के आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? यानी यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड आरबीआई प्रपोजल टू मर्ज लक्ष्मी विलास बैंक इनटू व्हिच बैंक? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक में मर्ज किया जाएगा किसको? लक्ष्मी विलास बैंक को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक का विलय डीबीएस बैंक में करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 नवंबर को सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा के साथ ऋणदाता के विलय का प्रस्ताव रखा है। 94 साल पुराना लक्ष्मी विलास बैंक अब अस्तित्व में नहीं रहेगा और इसकी इक्विटी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और ये किस में विलय हो जाएगा? डीबीएस में। सही आंसर क्या हो जाएगा? डीबीएस बैंक। याद रखिएगा, लक्ष्मी विलास बैंक मर्ज हो चुका है किस बैंक में? डीबीएस बैंक में मर्ज हो चुका है लक्ष्मी विलास बैंक। और इसकी जमा पूंजी भी अब डीबीएस इंडिया के लिखित पर होगी। किस पे? डीबीएस इंडिया। लक्ष्मी विलास बैंक जो है वो इस साल बचाव के लिए विलय किया जाने वाला दूसरा बैंक है और 15 महीनों में एक प्रमुख जमा लेने वाली संस्था का तीसरा पतन और कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से यह पहला बैंक बन चुका है। कौन सा? लक्ष्मी विलास बैंक। विलय के साथ ही डीबीआईएल एलवीबी में 2500 करोड़ रुपए की नई पूंजी का भी निवेश करेगा। यह पहला उदाहरण है जब भारत ने किसी संकट से जूझ रहे घरेलू बैंक को जमानत देने के लिए एक विदेशी संस्था का रुख लिया है। कहाँ का? विदेशी संस्था, क्योंकि जो डीबीएस बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में। अब डीबीएस बैंक को 563 शाखाएं और 974 एटीएम को खुदरा देनदारियों में $1.6 बिलियन की फ्रेंचाइजी मिलेगी। किसको? डीबीएस बैंक को। इससे पहले आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक को 16 दिसंबर तक एक महीने के मॉरेटोरियम पीरियड में रखा था, जिसके दौरान जमाकर्ताओं के लिए निकासी की लिमिट 25,000 रुपये तक सीमित कर दी थी। ये पहले वीडियो में, नवंबर के पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। 2014 में केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी बैंकों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की अनुमति देने के बाद डीबीएस बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला विदेशी बैंक बना था। तो याद रखिएगा, जो डीबीएस बैंक था वो 2014 में केंद्रीय बैंक, जो जितने भी सेंट्रल बैंक द्वारा विदेशी बैंकों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने में पहला बैंक बना था। कौन सा? डीबीएस बैंक। डीबीएस भारत में अपने पैर जमाने के लिए डिजिटल क्षमताओं का उपयोग करने की संभावना के साथ ही प्रस्तावित सौदा डीबीएस की भारतीय संपत्ति में 30 से 40% की वृद्धि कर सकता है। डीबीएस बैंक की बात करते हैं तो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ है सुरजीत सोम और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। यानी 2014 में इंडिया में डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में और इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। ये 94 साल पुराना बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक, जो अब मर्ज हो चुका है डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने मेघालय में कनेक्टिविटी सुधार के लिए कितने $1 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी हाउ मैनी $1 मिलियन प्रोजेक्ट हैज बीन साइंड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंप्रूविंग कनेक्टिविटी इन मेघालय? यानी विश्व बैंक ने मेघालय में कनेक्टिविटी सुधार के लिए कितने $1 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 120 मिलियन डॉलर। कितना? 120 मिलियन डॉलर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं वर्ल्ड बैंक ने मेघालय में कनेक्टिविटी सुधार के लिए। तो भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक, भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह मेघालय के उच्च मूल्य वाले कृषि और पर्यटन के लिए अपनी विशाल विकास क्षमता का दोहन करने में मदद करेगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इसका फुल फॉर्म क्या होगा IBRD का? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से $120 मिलियन का ऋण 14 साल की परिपक्वता अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसमें 6 साल का ग्रेस पीरियड शामिल है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी शॉर्ट में IBRD विश्व बैंक द्वारा प्रशासित एक डेवलपमेंट बैंक है। तो IBRD क्या है? ये विश्व बैंक द्वारा प्रशासित एक डेवलपमेंट बैंक है IBRD। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IBRD इसका शॉर्ट में बोला जाएगा और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और राजधानी है शिलोंग। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का विलय करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? जिन लोगों को हिंदी में थोड़ा दिक्कत है वो इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। IRDAI has given its approval to merge which insurance company, यानी IRDAI ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का विलय करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A और B बोथ, यानी ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस और भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस दोनों को मर्ज करने के लिए किसने मंजूरी दी है? IRDAI ने। और IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। तो IRDAI ने ICICI लोम्बार्ड के साथ भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का विलय करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह विलय होने के बाद संयुक्त इकाई की जनरल इंश्योरेंस कारोबार प्रोफार्मा आधार पर बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित शेयर विनिमय अनुपात के आधार पर भारतीय एक्सा के प्रत्येक 115 शेयरों के लिए भारतीय एक्सा के शेयरधारकों को ICICI लोम्बार्ड के 2 शेयर मिलेंगे। वर्तमान में प्रमोटर ICICI बैंक लिमिटेड की ICICI लोम्बार्ड को 51.89% हिस्सेदारी है, जबकि शेष आम शेयरधारकों के पास है। प्रस्तावित सौदे के बाद प्रमोटर हिस्सेदारी घटकर 48.11% तक आ जाएगी। तो याद रखिएगा ICICI लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा, ICICI लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है इनका मर्ज हो चुका है, दोनों ही कंपनी मर्ज हो चुकी हैं। IRDAI की स्थापना हुई थी 1999 में और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और IRDAI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? यानी द प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा IPP यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कम लागत वाली बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शॉर्ट में PMJJBY की शुरुआत की है, ताकि अलग थलग पड़े और असुरक्षित आबादी के बड़े वर्गों को वित्तीय मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। IPPB ने इस बीमा योजना के लिए PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसके साथ साझेदारी की है, ये आप देख सकते हैं। PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ इसमें साझेदारी की है IPPB ने। IPPB का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यह योजना गरीब और वंचितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, विशेष रूप से भारत के असमर्थ और दूर दराज के क्षेत्रों में परिवार के सदस्य को नुकसान की अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो मुख्य रूप से अलग थलग पड़े हैं, जिसे किसी का IPP में बचत खाता होगा। इसके जो मुख्य है वो क्या है, जो इसके मुख्य अलग थलग पड़े पहलू है वो क्या है कि किसी का भी इसमें IPP में बचत खाता होगा। न्यूनतम आयु उसकी कितनी होगी? 18 वर्ष से अधिकतम आयु उसकी 50 वर्ष होगी। PMJJBY योजना के तहत रखे गए कई खातों में बीमा के कई प्रमाण पत्रों के बावजूद प्रति व्यक्ति को 2 लाख रुपए का अधिकतम कवरेज होगा। इसके अलावा सालाना 330 रुपये का भुगतान करना होगा।
55 वर्ष की पूर्णता आयु जो है जन ऋण के निकट, जो इनकी आयु 55 वर्ष की पूर्णता हो उनके लिए भी ये होगा। आईपीपीबी के एमडी और सीईओ कौन है? जे वेंकटरमन। और आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कितने महीने का प्रतिबंध लगाया है? यानी फॉर हाउ मेनी मंथ्स हैज द आरबीआई बैंड द मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कितने महीने का प्रतिबंध लगाया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के जालना जिले के मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन करने पर 6 महीने का बैन लगाया है। साथ ही रिजर्व बैंक ने इस बैंक के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए हैं जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से 6 महीने के लिए प्रभावी होंगे। तो ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र के जालना जिले का बैंक है मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें 6 महीने का प्रतिबंध या बैन लगाया है। साथ ही रिजर्व बैंक ने इस बैंक के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से 6 महीने के लिए प्रभावी हो जाएंगे। इन निर्देशों के अनुसार यह बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और ना ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण तथा कोई निवेश कर सकेगा। कौन सा? मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वह कोई भुगतान भी नहीं कर सकेगा और ना ही भुगतान करने का कोई समझौता कर सकेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जो है वो 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। और रिजर्व बैंक के 4 उप गवर्नर हैं, डेप्यूटी गवर्नर हैं 4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। उनके नाम है बीपी कानूनगो, एमके जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव। और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओएस टर्मिनलों के लिए नया एसएमएस पे फीचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी हु हैज लॉन्च्ड न्यू एसएमएस पे फीचर फॉर पीओएस टर्मिनल्स? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यस बैंक। क्या हो जाएगा? यस बैंक। तो पीओएस टर्मिनलों के लिए नया एसएमएस पे फीचर जो है वो यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। एसएमएस पे फीचर। निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक ने पीओएस टर्मिनलों के लिए एक नया एसएमएस पे फीचर लॉन्च किया है जो कारोबारियों को ग्राहकों से संपर्क रहित और दूर से ही भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। यस बैंक ने इस नई सुविधा को शुरू करने के लिए फ्रेंच की भुगतान सेवा कंपनी जिसका नाम है वर्ल्डलाइन, क्या नाम है? वर्ल्डलाइन के साथ साझेदारी की है। तो याद रखिएगा जो यस बैंक है इसने नई सुविधा जो एसएमएस पे फीचर है इसको शुरू करने के लिए फ्रेंच की भुगतान सेवा कंपनी जिसका नाम है वर्ल्डलाइन, फ्रेंच की भुगतान सेवा कंपनी है, इसके साथ साझेदारी की है यस बैंक ने। एसएमएस पे के बारे में जानते हैं। जो नया फीचर लॉन्च किया है एसएमएस पे व्यापारियों को अपनी पीओएस मशीनों पर दूर से ही भुगतान स्वीकार करने और अपने ग्राहकों को सुरक्षित रूप से लेन देन करने में सक्षम बनाने की सुविधा प्रदान करेगा। एसएमएस पे के जरिए स्थानीय व्यापारी और डिपार्टमेंट स्टोर पीओएस टर्मिनल पर ग्राहकों की जानकारी डालकर ग्राहकों के साथ भुगतान का अनुरोध भी कर सकते हैं, जिसके बाद एसएमएस ग्राहक के मोबाइल नंबर पर तुरंत भुगतान यूआरएल लिंक के साथ चला जाएगा। ग्राहक किसी भी डोमेस्टिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप इनको पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके एसएमएस पे के बारे में। और यस बैंक के बारे में बात करते हैं तो यस बैंक के एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार और इसके जो संस्थापक है उनका नाम है राणा कपूर। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल ऐप आनंदा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी डिजिटल ऐप आनंदा हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो डिजिटल ऐप जो है आनंदा उसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल ऐप जिसका नाम है आनंदा।
तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस डिजिटल एप्लीकेशन का नाम है आनंदा। इसका नाम क्या रखा गया है? आनंदा। ये LIC ने अपने एजेंटों के लिए डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका पूरा नाम आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है। तो आप छोटे छोटे जो फुल फॉर्म है ये भी याद रखिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, आनंदा का फुल फॉर्म है। और ये LIC ने लॉन्च किया है। और किसके लिए लॉन्च किया है? अपने एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च किया है LIC के द्वारा, जिसका नाम है आनंदा। फुल फॉर्म आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट या सहयोगियों की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का एक साधन है। तो क्या है आनंदा जो है वो कैसे काम करेगा ये डिजिटल एप्लीकेशन? तो ये डिजिटल एप्लीकेशन जो एजेंट या सहयोगी हैं की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल के माध्यम से LIC यानी जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का एक साधन है। LIC की बात करते हैं तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके अध्यक्ष है MR कुमार और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक से इनके MD CEO हेडक्वार्टर आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ पर जो मैंने LIC के अलावा अदर ऑप्शंस दिए हैं, इनके हेडक्वार्टर्स और इनके MD CEO के नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान जताया है? यानी व्हाट इज बार्कलेज एस्टिमेटेड GDP ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2021? तो सही आंसर हो जाएगा, बार्कलेज ने कितना बताया है? -6.4। ऑप्शन सी -6.4 जो है वो सही आंसर है। ये याद रखिएगा, जब भी आप जो ये कंपनीज हैं ये डिक्लेयर करती हैं GDP, तो ये टाइम पे चेंज होता रहता है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो उसके लिए हमारा लेटेस्ट वीडियो देख के जरूर जाएं। तो बार्कलेज ने अभी यानी 2020-21 में भारत की GDP में संशोधित करके, पहले 6% था जो इनका पहला अनुमान था, उसको संशोधित करके इन्होंने -6.4% कर दिया है। तो आप लोग जो हमारा लेटेस्ट वीडियो है एग्जाम से पहले उसको देख के जरूर जाएं, क्योंकि ये टाइम पे चेंज होते रहते हैं। बार्कलेज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के लिए जारी अपनी GDP के पूर्वानुमान को 6% के अपने पूर्व अनुमान से संशोधित करके -6.4% कर दिया है। जैसे इसमें इन्होंने पहले अनुमान दिया था वो था 6%, लेकिन इसको संशोधित किया है और ये कर दिया है -6.4%। किसने? बार्कलेज ने। भारत की GDP 2020-21 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। हालांकि बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21-22 की वृद्धि के लिए जारी अपने पूर्वानुमान को 7% से बढ़ाकर 8.5% कर दिया है। साथ ही जो बार्कलेज है इसने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए वृद्धि की है। जो पहले इन्होंने अनुमान था वो था 7%, उसको बढ़ाकर कर दिया है 8.5%। बार्कलेज की बात करते हैं तो बार्कलेज क्या है? तो बार्कलेज इज ए ब्रिटिश मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। क्या है बार्कलेज? बार्कलेज एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है बार्कलेज। बार्कलेज के CEO है जेस स्टेली। क्या नाम है इनका? जेस स्टेली बार्कलेज के CEO है और हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। और बार्कलेज फाउंडेड बाय 20 जुलाई 1896 लंदन यूनाइटेड किंगडम। कब इसकी स्थापना की गई थी? 20 जुलाई 1896 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना की गई थी बार्कलेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन विकास के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है? यानी हाउ मेनी करोड़ रुपीस पैकेज हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन यहाँ पे सही हो जाएगा कोविड। तो भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 900 करोड़ रुपए। 900 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए।
भारत सरकार ने कोविड सुरक्षा मिशन के तहत, किसके तहत? कोविड सुरक्षा मिशन के तहत कोविड-19 के टीका विकास के लिए 900 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। यह कोष भारतीय कोविड-19 टीकों के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जाएगा। यह भारत में वैक्सीन की विकास प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा। यह टीकों के निर्माण और लाइसेंस को भी सुनिश्चित करेगा। कौन सा? भारत सरकार ने, याद रखिएगा, भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। और यह जो कोष है ये कितना है? भारतीय कोविड-19 टीकों के अनुसंधान और विकास के लिए ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है? यानी व्हाट इज द मूडीज एस्टिमेटेड जीडीपी ऑफ इंडिया इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान बताया है। तो जैसे मैंने कहा कि ये टाइम पे चेंज करते रहते हैं अपने आंकड़े, तो उसके अकॉर्डिंग मूडीज ने अभी जो अपना संशोधित करके बताया है वो बताया है -10.6%। कितना बताया है? -10.6%। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास के लिए सितंबर 2020 में जारी किए गए अपने पूर्वानुमान यानी -11.5% को संशोधित करते हुए -10.6% कर दिया है। याद रखिएगा जो पहले का इनका पूर्वानुमान था वो कितना था? -11.5%, जिसको संशोधित करते हुए -10.6% कर दिया है। मैं आपको फिर एक बार बोलती हूँ कि एग्जाम्स देने से पहले लेटेस्ट वीडियो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये टाइम पर चेंज होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त मूडीज ने अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में भारत की विकास दर के लिए जारी अपने पूर्वानुमान 10.6% की तुलना में 10.8% की दर से वृद्धि का भी अनुमान जताया है। तो 2021-22 के लिए भी इन्होंने अपने आंकड़े चेंज किए हैं, जो 10.6% था पहले और उसको अब कर दिया है 10.8%। मूडीज की बात करते हैं तो मूडीज के सीईओ है रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मूडीज कॉर्पोरेशन और फाउंडेड 1909 न्यूयॉर्क यूएस में। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूबीएस ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है? यानी what % of India's GDP has been estimated by UBS in financial year 2021 में? तो UBS ने कितना बताया है भारत की जीडीपी? UBS ने भी अपने आंकड़ों में चेंज करते हुए 10.5% निगेटिव रहने का बताया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -10.5%। UBS ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक और मार्केट आउटलुक 2021-22 रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी 10.5% निगेटिव रहने का अनुमान जताया है। हालांकि यूबीएस को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत की वास्तविक जीडीपी दर उभरकर 10% की दर से ग्रोथ भी करेगी। इसके अलावा यूबीएस ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी को 6.2% तक स्थिर रहने का अनुमान भी जताया है। यूबीएस की बात करते हैं तो यूबीएस के सीईओ है राल्फ हैमर्स। कौन है? राल्फ हैमर्स इसके सीईओ है और हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल नई बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यानी द न्यू बुक टाइटल फ्यूचर रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक हैज बीन लॉन्च्ड बाय। बुक जो है उसका नाम क्या है? फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, ये बुक का टाइटल है। ये बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये लॉन्च की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में एशियाई विकास बैंक, एडीबी ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल एक नई बुक जारी की है। यह बुक इस बात पर केंद्रित है कि स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त और आपदा जोखिम सहित क्षेत्रीय सहयोग रणनीतियों को एशिया और प्रशांत में आर्थिक विकास में तेजी लाने और कोविड-19 महामारी से उबरने में कैसे मदद मिल सकती है।
साथ ही यह कोविड-19 महामारी से उभरने और पुनर्निर्माण के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के अवसरों को खोजने पर भी प्रकाश डालती है। तो याद रखिएगा बुक जिसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। ये बुक लॉन्च की गई है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मार्लिन फिलीपींस में और इसके प्रेसिडेंट है मात्सुगो असाकावा और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।